ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ करंट होता क्या है, इंपॉर्टेंट। तो ये सब लोग देखें कि मेरे पास मान लो एक कंडक्टर, हमारे पास मान लो एक कंडक्टर, ये कंडक्टर के जो नंबर ऑफ टर्न्स, वो इसको हमने क्या किया, लेंथ है जो इस कंडक्टर की जो लेंथ है, लेट दैट बी एल। ये कंडक्टर की जो लेंथ है मान लो वो एल है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो हमारे पास, एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो ए है। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिस बैटरी की वैल्यू है हमारे पास V। वी हैव गॉट द वैल्यू एज V, बैटरी का वोल्टेज। तो इससे करंट पास होना चालू हो जाएगी। किसमें जाएगी करंट, ये करंट जाएगी किसमें, इस कंडक्टर में जाएगी। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस कंडक्टर में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो वो जिगजैग पाथ में होते हैं, ऑलरेडी घूमते रहते हैं। बट यहां से जब हम लोग करंट का सप्लाई लगाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रॉन चलना चालू करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव से करंट चलना चालू करती है, क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चलता है तो क्या होता है, जैसे ही एंटर करता है इलेक्ट्रॉन कहां पर, ये इस एंड पर, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसा रेंडमली मूव करना चालू कर देता है, ऐसा रेंडमली मूव करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करता है तो क्या होगा, ये अंदर बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है उस कंडक्टर के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाके लगातार कोलाइड करते रहते हैं, किनके साथ, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि कंडक्टर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। तो ऐसे में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चल रहे पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उस कंडक्टर से, वो पर यूनिट वॉल्यूम पास होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पास होता है। अब होता क्या है देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स इससे पास होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से इस एंड की तरफ आएंगे, ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसके कारण से एक रिलेटिव करंट चालू हो जाएगी सिस्टम के अंदर में। तो ऐसे में हमारे पास जो नॉर्मल करंट का डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो वी नो दैट करंट इज गिवन एज, करंट इज गिवन एज I इक्वल टू n सॉरी Q बाय टी। ये तो सबको पता होगा Q बाय टी होता है, लेकिन Q बाय टी चार्ज अपॉन टाइम में चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो होता है n टाइम्स ऑफ E, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो n है वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको अपन लोग n डैश बोल सकते हैं, क्योंकि अपन को दो चीजों के बीच में भी रिलेशन स्टैब्लिश करना है। यहां भी हम n ले रहे हैं, वहां पर भी n ले रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए उसको हम लोग n डैश के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा n, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ऐसे में हम लोग यहां लिखते हैं n डैश इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं यहां, अपॉन टी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हियर वी गेट n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन unit volume, that is called unit volume. So that's why n dash would be equal to number of electrons per unit volume into total volume, that means V। तो ये हमारे पास आ गया क्या, अब V क्या है यहां पर इस कंडक्टर का, कंडक्टर का जो V है वो है A इंटू एल, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं NaN। आई थिंक तुम लोग को सबको समझ में आया होगा ये। अब देखो आगे, मेरे पास ये कंडीशन आ गई, इसकी वैल्यू उठा के हम लोग यहां रख सकते हैं। तो देखो यहां क्या मिलेगा, करंट कितना मिलेगा हमें, ये वैल्यू हम लोग यहां ले सकते हैं। तो यहां मिल जाएगा I इक्वल टू n डैश की जगह क्या रख दोगे आप लोग, NaN, और यहां पर आ जाएगा E अपॉन टी।
लेकिन एक चीज सुन लो कि इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक चलने में जितना भी लेंथ चलना पड़ रहा है वो है एल, और जिस टाइम में चलना पड़ रहा है उस टाइम को बोलते हैं हम लोग टी. दैट इज एवरेज टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू पास फ्रॉम ए टू बी, एंड द लेंथ इज एवरेज लेंथ अगेन इलेक्ट्रॉन टू पास फ्रॉम ए टू बी. तो टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास एवरेज लेंथ अपॉन एवरेज टाइम. तो तुम्हें अच्छे से मालूम है एवरेज लेंथ अपॉन एवरेज टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और इस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. देन I इक्वल टू क्या मिलेगा हमें बच्चे, एन ए ई, ये तो था ही हमारे पास, और L बाय टी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दूंगा. तो मेरे को नया फॉर्मूला क्या मिल गया, I इक्वल टू एन ई ए वी डी. ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना. तो N यहां पर N जो है ओनली N, ये हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, जबकि यहां पर क्या है मेरे पास, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए 1 आएगा, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू, हमको टोटल चाहिए तो इनटू वॉल्यूम कर देंगे टोटल, तो दैट विल बी n डैश ओनली. गॉट इट. तो ये मेरे पास पहला चीज प्रूव हो गया. अब हम लोग इसका नया कंसेप्ट देखते हैं. इसका नया कंसेप्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ करंट और ओम्स लॉ. तो ड्रिफ्ट करंट ऑफ करंट का कंसेप्ट है जो, उससे हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे. तो देखो ये तो हमने लिख लिया होगा अच्छे से, तो मैं मिटा दे रहा हूं उसको. तो देखो अच्छे से समझे, जल्दी से समझे इसको. हम लोग ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ पढ़े हम लोग. तो ओम्स लॉ सबको मालूम है, तो ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, तो समझे क्या होता है ड्रिफ्ट कंसेप्ट. तो ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ क्या चीज है, लेट्स सी. तो मेरे को फिर से एक कंडक्टर यहां से हम लोग ले लेते हैं. कंडक्टर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वही सेम जैसा अभी हमने लिया था. ये हमारे पास है कंडक्टर का एरिया. यहां पर हमने क्या सप्लाई लगा दी, एक बैटरी की सप्लाई लगा दी. यहां पर हमने बैटरी की सप्लाई हमारे पास कितनी है, V वोल्ट से. लेकिन एक चीज समझना कि जब भी हम लोग इसके अंदर बैटरी का सप्लाई लगाते ए और बी टर्मिनल के बीच में, तो इसके वोल्टेज के लगते ही साथ एक और चीज प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन को यहां से मूव कराने के लिए. ध्यान से देखना, यहां से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, ढकेलने के लिए इस तरफ को एक और चीज प्रोड्यूस होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के साथ ही साथ लग जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से बनने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से रिपेल करेगा कि वो बी से ए की तरफ चल सके. तो विदाउट इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव ऑन इटसेल्फ. ड्रिफ्ट तभी प्रोड्यूस होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन में जब उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, समझना. तो यहां पर तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू E इंटू डी, ये तुमने पढ़ा होगा. या फिर एक और चीज पढ़ी होगी, dV इक्वल टू E इंटू डी आर, ये तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा. और V इक्वल टू इंटू डी. लेकिन यहां पर मुझे D लेंथ नहीं मिल रहा है, मुझे यहां पर L लेंथ मिल रहा है. यहां पर मुझे लेंथ L मिल रहा है. एरिया क्रॉस सेक्शन मेरे को A मिल रही है. अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चल रहे हैं. ऐसे यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चलता है तो उसको हम लोग किससे बताते हैं, एन से. उसको एन से शो करते हैं, तुम्हें आइडिया है. जिसमें वेलोसिटी है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये वोल्टेज सप्लाई लगाई हुई है तो इसके कारण से करंट बन रही है I.
तो अब बात आती है कि मेरे को ओम्स लॉ का कंसेप्ट चाहिए इससे। अगेन सेम चीज, तो देखो सबसे पहले तो when potential difference is applied across a conductor of length L, एक कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, then electric field produced due to voltage, due to potential drop, produces resultant electric force, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा, which make electron to drift from B to A, which moves or which accelerates, you may say, which accelerates the electrons through what? Through the conductor. ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, लेकिन बात है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना। तो तुम्हें अच्छे से मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। ये भी तुमने कहां पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है चार्ज के रूप में, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर भाई, E इंटू ई लिख सकते हैं, मतलब हमने चार्ज को क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। सो फोर्स कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला, F इक्वल टू ई स्मॉल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज व्हाट, तो देखो 10 इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सीधी सी बात है कि ये यदि मेरे पास है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेलरेट होगा उसमें मैकेनिकल फोर्स लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा। तो देखें, सिंस इलेक्ट्रॉन हैज मास me, इलेक्ट्रॉन में मास कितना है, me, therefore a mechanical force is developed. Mechanical force is developed across the conductor. Thus we get, देखो thus we get, what do we get? Let's see, क्या मिलेगा भाई हम लोग को। तो ये मिटा दे रहा हूं मैं यहां से, ये चीजें तुमको आइडिया है, तो देखो जल्दी से हम लोग समझें इसको। ये तुम्हारे को मिल गया, ये क्लियर हो गया। तो 10 मैकेनिकल फोर्स कितना मिल जाएगा हमारे को, तो मैकेनिकल फोर्स दैट इज वी गेट Fm, दैट इज मैकेनिकल फोर्स Fm। तो मास हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का और उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन हो गया मेरे पास कितना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। लेकिन किसने प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया, F इक्वल टू ई इंटू ई ने प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, इस मैकेनिकल फोर्स को प्रोड्यूस किया। इसका मतलब पूरा फोर्स जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में इक्वल हो गए। तो एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम
we get what? Fm equal to Fe. That means स्मॉल ई कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाए? एम ई इंटू ए. गॉट इट? ये आ गया. ऐसे में क्या मिलेगा मुझे, अच्छे से देखना सब लोग. मेरे को चाहिए है ए, एक्सेलरेशन. तो 10 वी गेट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एज ई कैपिटल ई बाय एम ई. ये आ गया. लेकिन भैया एक चीज बताओ, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट से चालू हो रहा था जब फोर्स नहीं लगाया था. जब रेस्ट से चालू हो रहा है और उसने गेन किया क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v, जो कि नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है. तो ऐसे में इसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन की, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ. तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी एक चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टी इक्वल टू स्मॉल टाउ. टाउ मतलब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या चीज होता है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाते हैं तो वो लगातार टकराते रहते हैं. तो दो लगातार कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगा, मतलब पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद दूसरा कोलिजन हुआ, दोनों के बीच में जितना भी टाइम लगा कंटिन्यू कोलिजन में, उसको बोलते हैं टाउ, यानी कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि होगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन भी होगा. तो यहां देखें, तो यहां पर सिंस अपन लिखते हैं सिंस, इसको अपन सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. अब आगे देखें, सिंस इलेक्ट्रॉन gains drift velocity vd from the rest in time tau. इसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. दैट आई टोल्ड यू, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अच्छे से देखना बेटा स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये मुझे चाहिए है इसके टर्म्स में. तो ऐसे में क्या होगा, देखो मैं ऊपर वाला ये पार्ट मिटा दे रहा हूं तो तुम्हें समझ में आएगा. ये पूरा मिटा दे रहा हूं मैं, तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा रिजल्ट. ये देखो, ये क्या मिलेगा रिजल्ट, अच्छे से देख लो, समझ लो सब लोग. तो ये क्या मिलेगा मुझे, तो देखो ये क्या मिलेगा, यहां ध्यान दो. देखो, तो v की जगह पे क्या लिख दोगे आप? vd फाइनल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई हमारे पास. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, क्योंकि वहां से रेस्ट से चालू कर रहा था वो. ए हमारे पास क्या है? ई बाय एम ई, कैपिटल ई बाय एम ई. और यहां पर है टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है. तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई कितनी? इतनी. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी फाइनली ई कैपिटल ई बाय एम ई टाउ. दैट इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है ओम्स लॉ का कंसेप्ट. ओम्स लॉ का कंसेप्ट होता है रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वी बाय आई. लेकिन वी बाय आई आएगा कहां से? तो ये भी तुमने लिख लिया है, इतना समझ में आ गया हो तुम्हारे को, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो देखो अब आगे क्या चीज मिल रहा है मुझको, अच्छे से देखो. तो नाउ फ्रॉम drift concept of current, we get the relation from drift concept of current as, देखो क्या मिलेगा ड्रिफ्ट कंसेप्ट ऑफ करंट से मुझे क्या मिलेगा? I इक्वल टू एन ई ए वी डी. ये तो तुम्हें सबको मालूम है, वीडी मैंने ये ऑलरेडी निकाल के रखा है. तो क्या हो जाएगा? एन तो ठीक है, ई भी ठीक है, ए भी सही है. वीडी की जगह बस आप क्या रख दोगे? ई कैपिटल ई टाउ टी, मतलब ये जो टाउ की वैल्यू है, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या आ गया? तो इसीलिए आई कितना मिल गया मुझे? आई कितना मिल गया? देखो एन है हमारे पास एक,
ई 2 हो गए हमारे पास ई स्क्वायर के रूप में, ए आ गया हमारे पास, ई आ गया मेरे पास, टाउ आ गया, और हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। यदि इतना आ गया है तो अब आगे बढ़े। तुम्हें पता है तुमको ओम्स लॉ का कंसेप्ट चाहिए, तो ओम्स लॉ का कंसेप्ट तो होता है क्या, तो नाउ बाय ओम्स लॉ वी हैव, व्हाट डू वी हैव, लेट्स सी। आई इक्वल टू, तुम्हें अच्छे से मालूम है ओम्स लॉ में होता है वी बाय आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आई। तो मेरे पास V ऑलरेडी है, पोटेंशियल सप्लाई है, I मैंने निकाल लिया था, ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 निकाल लिया था, तो इसकी वैल्यू उठा के I को यहां रख दोगे तो देखो क्या मिलेगा। मैं इधर भी मिटा दे रहा हूं, ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो नाउ सी व्हाट हैपेंस, देखो जल्दी से समझिए।